देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? यह हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिले है सिमरिया, सिमरिया, बेगूसराय बिहार में, ठीक है। और बी में क्या दिले है? बी में दिले है कसौनी, कोसानी, अल्मोड़ा, उत्तरांचल में। वहीं सी में क्या दिले है? मुजफ्फरपुर में। क्या दिले है? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। उसके बाद दिले है उत्तर प्रदेश। डी में क्या दिले है? यूपी, ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा, आप लोग बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? सिमरिया, बेगूसराय बिहार में, ठीक है। सिमरिया पुल देखे है ना, बस उसी बगल में हुआ है। सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, बताइएगा आप लोग जन्म कब हुआ था? इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी होगा। बताइए, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 23 सितंबर। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ठीक है। याद रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इनके पिता का क्या नाम था? पिता रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह नाम था, ठीक है। और इनको राष्ट्रीय कवि भी बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय कवि भी बोला जाता है, ठीक है। पूछेगा भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला इनको, ठीक है। पूछेगा कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार किसके लिए मिला था? पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। याद रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, ठीक है। अब देखिए इनकी रचना याद रखिएगा। क्या रचना कौन कौन है देख लीजिए। युगांठ, ठीक है। उसके बाद युगवंती, उसके बाद है ग्राम्या, उसके बाद है युगपथ, ठीक है, युगपथ। उसके बाद है स्वर्ण धूलि। उसके बाद है स्वर्ण किरण, उसके बाद है चिदंबरा, ठीक है। तो याद रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन कौन सी है। तो हम मेन रचना जो है ना पूछा जाता है एग्जाम में, वही निकाल कर लाए हैं। देखिए युगांत, युगवती, उसके बाद युगपथ। जो यू से रहेगा ना उसके लेखक कौन रहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखिए ग्राम्या के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चिदंबरा के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर।
उर्वशी के भी लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए ही इनको क्या मिला है? साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय के लिए क्या मिला है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये छायावाद के और क्या थे? ये छायावाद के भी कवि थे, छायावाद के प्रमुख कवि थे, प्रमुख कवि थे। लिख ही दिए हैं कि राष्ट्रीय कवि भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय कवि भी बोला जाता है और छायावाद के प्रमुख कवि भी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रामधारी सिंह दिनकर पर जितना था वो बता दिया। अच्छा बताइए, रामधारी सिंह दिनकर कौन सा कविता लिखे? अभी बताइए, आप लोग के जो क्लास में 10 में है वो कौन सा चैप्टर लिखे रामधारी सिंह दिनकर? जल्दी जवाब दीजिए। जनतंत्र का जन्म, याद रहेगा ना? याद रखिएगा, जनतंत्र के जन्म हमारा जो है काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 का इतना आप लोग का पॉइंट हम बता दिए हैं। याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जितना पॉइंट था हम उतना लिखा दिए। इसी से हमारा ऑब्जेक्टिव भी कुछ बन जाएगा और कुछ सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा वीवीआई पॉइंट है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि कवि जीवन नंदन दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रवि उत्तरो युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन दे दिया गया है, झरा पलाक, वनलता सेन, रूपसी बांगला, मन विहिंगम। तो किसको दिया गया है बताइए? तो किसको प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा, किसको? वनलता सेन को। वनलता सेन को किसने लिखे हैं? तो याद रखिएगा, किसने लिखा है? कवि जीवनानंद दास ने। ठीक है, कवि जीवनानंद दास ने। पूछेगा वनलता सेन किसने लिखा है? तो कवि जीवनानंद दास ने। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो हमारी जो बुक है हिंदी की उसमें कौन सा कविता लिखे हैं? तो उन्होंने क्या लिखा है? याद रखिएगा, क्या लिखा है? लौट कर आऊंगा फिर। क्या लिखे हैं? लौट कर आऊंगा फिर। पूछेगा क्वेश्चन कि लौट कर आऊंगा फिर कविता को किसने लिखे हैं? तो कवि जीवानंद दास ने। ठीक है, कवि जीवानंद दास ने। ठीक है, देखो ये जो जीवनानंद दास है ना, जीवनानंद दास वो क्या है? तो बंगाल के कवि है। ठीक है, बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में एक है। कवियों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि जीवनानंद दास कैसे कवि है, कहाँ के कवि है? तो बंगला के है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बंगला कवि है। ठीक है, किस भाषा के कवि है? तो बंगला कवि है। ये पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है जीवनानंद दास। ठीक है, आगे देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, कवि जीवनानंद दास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? 1954 में। मृत्यु कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किसने लिखे हैं? तो जीवनानंद दास ने। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ के कवि है? तो बंगाल के हैं। ठीक है, सर्वाधिक फेमस है और चर्चित है। ठीक है, और वनलता सेन, इनकी जो है वनलता सेन जो कविता है उसको प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। इसको क्या चीज़ की संज्ञा दी गई है? प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। पूछेगा किस दास की किस रचना को प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन को। याद रहेगा, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो किस, बताइए किसकी? तो वनलता सेन की। याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर जो क्वेश्चन है, किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में गए थे? ठीक है, रंग समारोह में किसके निमंत्रण पर गए थे अशोक वाजपेयी?
तो ऑप्शन दे ले है कुमार गंधर्व, रेनर, मारिया रिल्के, पिकासो, पीटर बुक। पीटर ब्रुक किसके अति निमंत्रण भेजने पे गए? तो याद रखिएगा किसके निमंत्रण पर गए? पीटर ब्रुक। ठीक है, किसके निमंत्रण पर? पीटर ब्रुक। पूछेगा क्वेश्चन कि जो अशोक वाजपेयी है किसके निमंत्रण पे फ्रांस में रंग समारोह में गए थे? तो पीटर ब्रुक। ठीक है, याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की रचना कौन है? तो अवनियो। ठीक है, क्या है? अवनियो। पूछेगा अवनियो को किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी। ठीक है, याद रहेगा ना? तो अवनियो कहाँ से संकलित है पूछेगा, तो याद रखिएगा सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है। कहाँ से संकलित है? संग्रह से संकलित है। ठीक है, सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए अवनियो जो है वो कहाँ है? तो फ्रांस में है। पूछेगा अवनियो क्या है? तो एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, ठीक, अवनियो एक शहर का नाम है, तो वहाँ एक ईसाई मठ था। ठीक है, याद रखिएगा ईसाई मठ। ठीक, तो कहाँ है ये? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। पूछेगा अवनियो कहाँ है? तो फ्रांस में है। ठीक है, याद रहेगा ना? फ्रांस में अवनियो एक शहर है। क्या है? अवनियो एक शहर है। ठीक है, और एक शहर में, उसी शहर में एक ईसाई मठ है जिसका नाम है ला सत्रूज। याद रहेगा कि अशोक वाजपेयी पीटर ब्रुक के बुलाने पर रंग समारोह में कहाँ गए थे? तो फ्रांस में गए थे। फ्रांस में एक शहर है, जैसे अपना बिहार में एक शहर है समस्तीपुर, वैसा ही फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है अवनियो। अवनियो में एक ईसाई मठ है। क्या है? एक ईसाई मठ है जिसका नाम क्या है? ला सत्रूज। ठीक है, अशोक वाजपेयी किसके बुलाने पे रंग समारोह में गए थे सम्मिलित होने के लिए? तो पीटर ब्रुक। यही ईसाई मठ में प्रत्येक वर्ष रंग समारोह किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष रंग समारोह होता है। पूछेगा कि रंग समारोह कहाँ होता है प्रत्येक वर्ष? तो ला सत्रूज जो ईसाई मठ है वहाँ। ठीक है, और अवनियो शहर में। ठीक है, समझे? और देख लेते हैं। हाँ, पूछेगा कि अवनियो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे। जैसे पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे है ना, पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसा ही अवनियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोन नदी के किनारे। ठीक है, रखिएगा कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम है? ठीक है, माता पिता। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी के माता पिता कौन है? तो देखिए, तो कौन कौन है याद रखिएगा। इनका जो माता का नाम है निर्मला देवी है। क्या नाम है? निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी, और पिता का क्या नाम हो जाएगा यहाँ? तो पिता का नाम हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। ठीक है, याद रहेगा कि अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। पिता का क्या नाम है? परमानंद वाजपेयी। ठीक है, कोई दिक्कत? एक चीज और याद रखिएगा कि लेखक जो है अवनियो कितने दिन के लिए गए थे? पूछेगा कि अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी कितने दिनों के लिए अवनियो गए थे? बताइए, कितने दिनों के लिए अवनियो गए थे? तो 19 दिनों के लिए। ठीक है, याद रहेगा कि जो लेखक अशोक वाजपेयी है जो अवनियो गए थे वो कितने दिनों के लिए अवनियो गए थे? फ्रांस में जो ला सत्रूज मठ है उसमें कितने दिनों के लिए गए थे? तो 19 दिनों के लिए। ठीक है, याद रहेगी। अच्छा, अवनियो क्या लेकर गए थे? अशोक वाजपेयी जो है अवनियो क्या लेकर गए थे? लेकर क्या गए थे? बताइए, लेकर क्या गए थे? तो याद रखिएगा कुछ पुस्तक लेके गए थे। ठीक है, कुछ बुक लेके गए थे। उसके बाद टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर। उसके बाद क्या लेके गए थे? टेप्स लेके गए थे। ठीक है, तो लेखक जो है अवनियो क्या क्या लेकर गए थे? अशोक वाजपेयी अवनियो क्या क्या लेके गए थे? तो पुस्तक लेके गए थे, टाइपराइटर लेके गए थे और टेप्स लेके गए थे। ठीक है,
और एक चीज और, जन्म बतेबे नहीं की, तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था पूछेगा क्वेश्चन। था 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। ठीक है, याद रहेगा। कहाँ हुआ था? दुर्ग, दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़। याद रहेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए कि अशोक वाजपेयी की रचना क्या क्या है। इनकी रचना देखिए, अशोक वाजपेयी की रचना कौन कौन सा है? तो रचना में देखिएगा, इनकी रचना जो है, शहर अब भी संभावना है, ठीक है। इनकी जो रचना है, शहर अब भी संभावना है। उसके बाद है एक पतंग अंत में। क्या है? एक पतंग अनंत में। ठीक है, दूसरी इनकी रचना एक पतंग अनंत में। उसके बाद है बहुरी अकेला, बहुरी अकेला। उसके बाद जो है थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह etc। याद रहेगा कि अशोक वाजपेयी की रचना कौन कौन सी है? तो शहर अब भी संभावना है, उसके बाद एक पतंग अनंत में, उसके बाद है बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह। पूछेगा बहुरी अकेला किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। बहुरी अकेला किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। तो ये जितना था हम अशोक वाजपेयी के बारे में बता दिए। ठीक है, ये देख लीजिए, इस साइड यहाँ से यहाँ तक देखिए हम बता देते हैं ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? जीवन नंदन दास के बारे में इतना हो गया, जो गोल घेर दिए हैं। ठीक है, इतना जीवन नंदन दास के बारे में बता दिए कि लौट कर आऊँगा मैं फिर। इस कविता का जितना ऑब्जेक्टिव था, उस कविता का ऑब्जेक्टिव हम इसमें बता दिए। उसके बाद अवनियो जो हमारा जो है, जो कहानी है, ठीक है, अवनियो जो हमारे पास है, अवनियो जो है उसका जो देखिए इस साइड है। ठीक है, हम इधर कर देते हैं और ऊपर में सब अवनियो का ही ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? बताइए। ऑप्शन ए में दिले है पूंजीवादी व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था में, तानाशाही व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में। तो किस व्यवस्था में होगा? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, सुनिए फिर से। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। याद रहेगा ना? परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, पूछेगा परंपरा के मूल्यांकन क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, याद रहेगा ना? परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। किसने लिखा है? लेखक कौन है? बताइए, लेखक कौन है? लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा उच्च गांव। ठीक है, उच्च गांव में हुआ था। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? उच्च गांव में। ठीक है, आगे देखिए इनका जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुआ था? तो 30 मई। कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी को। 2000
ईस्वी को, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। पूछेगा लेखक रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 30 मई 2000 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। एक चीज और पूछेगा, किस लेखक को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? तो किसको? रामविलास शर्मा को। तो इनको देखिए, रामविलास शर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है? पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो निराला का साहित्य साधना। क्या? साहित्य साधना। पूछेगा निराला का साहित्य साधना किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा ने, ठीक है। और इसी के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक को क्यों मानता है? भाईचारे के लिए, समानता के लिए, कार्यकुशलता के लिए, किसके लिए मानते हैं? ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर के ऊपर जितना भी था पहला चैप्टर जाति प्रथा और श्रम विभाजन, उस पर हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। याद रहेगा ना। तो जाति प्रथा कहां से लिया गया है? तो द एनिलिएशन ऑफ कास्ट, ठीक है। उनका जो एक भाषण है, जब दलित लोगों का जब सभा हो रहा था तो उसमें ये भाषण दिए थे, ठीक है। इस भाषण का नाम था द एनिलिएशन ऑफ कास्ट। उन्हीं भाषण में से ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो उसके बाद देखिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो मोती शब्द है, क्या है? ठीक है। मोती शब्द कौन सा लिंग होगा? 21 नंबर क्वेश्चन है, ये मोती शब्द कौन सा लिंग होगा? पहले हम जान लेते हैं लिंग क्या होता है, ठीक है। लिंग क्या होता है? तो देखिए हिंदी में जो होते हैं लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जिसको हम जेंडर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, जिसके 4 प्रकार होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार होते हैं और हिंदी में 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। पहला पुल्लिंग। अच्छा, लिंग कहते किसको है? जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहेंगे, ठीक है। और लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होगा? सिर्फ पुरुष जाति का बोध होगा। क्या होगा? पुरुष जाति का। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? सिर्फ स्त्री जाति का बोध होगा, ठीक है। समझे? जैसे में कि लड़का, ठीक है, इसमें जैसे में लड़की। तो ये हो गया लिंग के बारे में, जान लिया। अच्छा, अब बताइएगा जो पुल्लिंग है उसको कैसे आप पहचानिएगा, ठीक है। पुल्लिंग पहचानने का देखिए, अगर हम पुल्लिंग पहचानने का तरीका जान गए तो स्त्रीलिंग ऑटोमेटिक जान जाएंगे। तो देखिए पुल्लिंग पहचानने का जो सबसे आसान तरीका 2-3 गो तरीका है। तो एक है आप वाक्य का उच्चारण कीजिए, वाक्य के अनुसार होता है, होती है, आता है, तो उसके अनुसार बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो पुल्लिंग पहचानने का जो है आसान तरीका क्या है? देखिए पुल्लिंग पहचानने का आसान तरीका क्या क्या है? कोई भी शब्द के लास्ट में आ आए, ओ आए, आब आए, ठीक है, पा आए, पन आए, क आए, ओरा आए, ठीक है, से अंत होने वाली संज्ञाएं या शब्द, ठीक है, क्या कहलाएगी? पुल्लिंग कहलाएगी। पुल्लिंग को पहचानने का आसान तरीका क्या है? कोई भी शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए, आ आना चाहिए, आब आना चाहिए, पा आना चाहिए, पन आना चाहिए, क आना चाहिए, ओरा आना चाहिए, ठीक है। ये सब रहेगा तो ये सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है। नहीं तो मोटी का उच्चारण कीजिए ना, लास्ट में क्या लगाइए? अच्छा लगाइए, ठीक है। अच्छा और अच्छी लगाइए, जैसे कि बहुत अच्छी होती है या अच्छा होता है। अच्छा होता है कि अच्छी होती है? नहीं, अच्छा होता है। मोती बहुत सुंदर होता है कि होती है?
होता है। ठीक है, तो उच्चारण करिएगा ना, देखिए मोती बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि मोती कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। जैसे देखिए हवा, हवा, हवा बहता है कि बहती है, बहती है, तो हवा कौन सा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग। ये नहीं देखिएगा, इसके देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, ये मत समझिएगा कि ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, उच्चारण करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए मोती में क्या आ रहा था, लिखिए तो लास्ट में क्या आ रहा था, दीर्घिकार आ रहा है, तो हम दीर्घिकार लिखे हैं, नहीं ना लिखे हैं। तो ये आसान है, कभी कभी ऐसा जब आएगा तो पहचान लीजिएगा, नहीं तो सबसे अच्छा क्या है, उच्चारण कीजिए, नहीं तो उसमें अच्छा लगाइए या सुंदर लगाइए। जैसे कि मोती बहुत अच्छा होता है, मोती बहुत अच्छी होती है, तो दोनों शब्द में, दोनों जो वाक्य बोले हैं ना, दोनों वाक्य में से सबसे सटीक वाक्य कौन लग रहा है, अच्छा होता है। समझे, वैसा ही पूछेगा, हवा बह रहा है कि बहती है, बहती है, बहती है ना, तो वो हो जाएगा हमारा स्टार दिए हैं। इस पे हम एक ट्रिक भी बनाएंगे, कम से कम 5-6 मिनट का वीडियो होगा, टोटल जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचाने का जो ट्रिक होगा वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, समझे।